बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आई एम मोहम्मद वसीम साकिब, योर केमिस्ट्री टीचर। बेटा आज हमने एमडी कैट का A+ सीरीज का टेस्ट नंबर 4 डिस्कस करना है। तो आइए चलते हैं बोर्ड की तरफ। जी बेटा पहला क्वेश्चन है बेटा आपके सामने। कंसिडर द फॉलोइंग रिएक्शन N2 plus 3H2 goes to 2NH3. The correct mathematical expression for Kc of the above reaction is। बेटा हमने Kc का एक्सप्रेशन बताना है, उसको डायरेक्टली कैलकुलेट करने का तरीका आपको मैं समझाने लगा हूं। तो देखिएगा बेटा ये इक्वेशन है। अगर प्रोडक्ट में आपको 2 नजर आ रहा हो तो Kc के एक्सप्रेशन में 4x² लाजमी आएगा। 4x² लाजमी आना। फिर अगर एक रिएक्टेंट हो तो A, अगर 2 रिएक्टेंट है तो A के बाद B, अगर 3 रिएक्टेंट है तो C। 2 ही रिएक्टेंट है, पहले रिएक्टेंट के लिए A आ जाएगा, दूसरे रिएक्टेंट के लिए B आ जाएगा। फिर A-x करना है आपने, B-x करना है, ब्रैकेट बंद। अब बेटा इक्वेशन को देखना है, बैलेंस केमिकल इक्वेशन को। यहां कितने मोल्स हैं? नाइट्रोजन के साथ सिर्फ 1 मोल है, तो जो नंबर यहां लिखा होगा वो यहां लिखना है 1x, और यही नंबर यहां पावर में भी लिखना है। अब बाई चांस वो 1 है तो 1 लिखें या ना लिखें खैर है, लेकिन यहां देखें ये 3 नंबर है, तो B-3x और ये 3 यहां पावर में, तो मैक्सिमम आपने वो Kc का एक्सप्रेशन लिख लिया है। अब रह गया है कि वॉल्यूम किधर आएगा। डेल्टा N बेटा आप जानते हैं NP-NR। NP है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट, जो कि यहां पे 2 है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट बेटा 4 है। आंसर आ गया -2। अगर बेटा आंसर माइनस में आए, माइनस में, तो V ऊपर आएगा, इस फ्रैक्शन के ऊपर आएगा। अगर पॉजिटिव होता तो V नीचे। ये जो नंबर है ये V की पावर बन जाएगा। तो हमारे पास Kc का एक्सप्रेशन बन गया 4x² V² A-x B-3x का होल क्यूब। ये बेटा Kc का एक्सप्रेशन है। तो अब हम इसको मैच करते हैं, जो हमारे पास ऑप्शंस दी गई हैं उन ऑप्शन में बेटा ये मैच करता है पहली ऑप्शन के साथ, Kc इज इक्वल टू 4x² V² ओवर A-x B-3x का होल क्यूब, और यही इसका आंसर है। बाकी ऑप्शन हमें फिर देखने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 52। एट अ सर्टेन टेम्परेचर for the given reaction SO2 plus Cl2 goes to SO2 Cl2, the partial pressure of SO2 Cl2 and SO2 Cl2 are 2, 4 and 24 atm respectively। एटमॉस्फेरिक प्रेशर बताया जी उसने, उनका गैसियस रिएक्शन है। गैसियस रिएक्शन में हम उनका प्रेशर कंसिडर करते हैं। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द Kp? कहता है Kp की वैल्यू क्या होगी। तो बेटा Kp का फॉर्मूला क्या होगा, देखिए जी, ये बड़ा रिएक्शन है। Kp इज इक्वल टू प्रेशर ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट्स। अब उसने हमें जो वैल्यू दी है बेटा ये 24 है, जो उसने वैल्यू दी है प्रेशर ऑफ सल्फर, ये जो SO2 Cl2 है, सल्फर डाइऑक्साइड डाइक्लोराइड जो है, और जो SO2 और Cl2 की वैल्यू है वो 2 और 4 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। तो इसकी जगह पे 2 और ये मल्टीप्लाई बाय 4 हमारे पास आ गया। ये बेटा दोनों मल्टीप्लाई होके 8, 8 3 24, 3 हमारे पास Kp की वैल्यू आ गई। तो हमने फार्मूला लगाया, फार्मूले में वैल्यूज पुट की,
हमारे पास कैलकुलेशन के बाद जो आंसर आया वो 3 है। पहली ऑप्शन है 6 एटमॉस्फेरिक, दूसरी ऑप्शन है 8 एटमॉस्फेरिक, तीसरी ऑप्शन है 2 एटमॉस्फेरिक और चौथी ऑप्शन है 3 एटमॉस्फेरिक, और यही बेटा इसका आंसर है, डेल्टा ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 53, अकॉर्डिंग टू द ब्रॉन्स्टेड-लॉरी कॉन्सेप्ट एन एसिड इज अ प्रोटॉन डोनर। एसिड प्रोटॉन डोनर होता है, प्रोटॉन छोड़ने वाला, ठीक है। अ बेस इज अ प्रोटॉन एक्सेप्टर, बेस प्रोटॉन एक्सेप्ट करती है, यानी एसिड बेस में एक प्रोटॉन का फर्क है, H आयन का फर्क है। ऑल ऑफ द फॉलोइंग बेसिस एंड देयर कॉन्जुगेट एसिड्स आर मैच्ड करेक्टली एक्सेप्ट, कहते बाकी सारी बेस और उनके कॉन्जुगेट एसिड मैच कर रहे हैं सिवाय एक के, एक्सेप्ट वाला सवाल है। तो पहली ऑप्शन है C2H5 नेगेटिव, उसके आगे C2H6 लिखा हुआ है। फिर दूसरी ऑप्शन है NaOH और उसके आगे Na पॉजिटिव लिखा हुआ है। तीसरा ऑप्शन है जिंक के साथ 2 OH है हमारे पास, जिंक हाइड्रोक्साइड है, और फिर आगे जिंक OH और फिर थ्राइस लिख के नेगेटिव लिखा हुआ है, एक्वस है। और डेल्टा ऑप्शन में C6H5NH2 है, ये एनिलीन भी कहलाता है और अमाइनो बेंजीन भी कहते हैं। उसमें आगे C6H5NH3 पॉजिटिव लिखा हुआ। तो देखिए बेटा, हम इसको समझते हैं। ये बेस है, ये मैंने बेसिस नीचे लिखी हैं। बेस और उसके कॉन्जुगेट एसिड में Ca फॉर कॉन्जुगेट एसिड, इन दोनों में क्या फर्क है? H पॉजिटिव का, यानी इसको H पॉजिटिव दे दें तो ये बन जाएगा, ठीक हो गया जी। अब इसमें और इसमें H पॉजिटिव का फर्क नजर नहीं आ रहा, इसमें OH है उसमें OH नहीं है। जब आप इसको H पॉजिटिव देंगे, H पॉजिटिव किसके साथ मिल जाएगा? OH के साथ, वो वाटर बना लेगा, तो सोडियम आयन कौन सा बन जाएगा हमारे पास? एक्वस सॉल्यूशन में सोडियम आयन आ जाएगा। यानी इसका जो कॉन्जुगेट एसिड, ये बेस है, उसको कॉन्जुगेट एसिड सोडियम आयन ही बनता है। ये भी मैच कर रहा है जी। अब बेटा इसको देखें, सोडियम हाइड्रोक्साइड में एक OH था, एक OH की वजह से जब उसका कॉन्जुगेट एसिड बना तो उसमें एक OH निकल गया। यहां पे 2 OH हैं, जब आप इसको H पॉजिटिव आयन प्रोवाइड करेंगे तो इसका एक OH कम हो जाना चाहिए, यानी ये है इसका कॉन्जुगेट एसिड ZnOH, और फिर उसके ऊपर क्योंकि एक OH चला गया तो पॉजिटिव साइन आ गया जी, ये उसमें हमारे पास आना चाहिए। यानी यहां से एक OH चला गया, एक OH रह गया, तो ये इसकी कॉन्जुगेट एसिड जो है ना उसकी जो ना स्टेटमेंट बनती है या फार्मूला बनता है। इसको देखें, C6H5NH2, इसको जब आप H पॉजिटिव प्रोवाइड करेंगे तो ये NH2 जो है वो हाइड्रोजन को एक्सेप्ट करके NH3 हो जाएगा, ये उसको कॉन्जुगेट एसिड बन गया। तो ये मैंने सब बेसिस के कॉन्जुगेट एसिड लिखे हुए हैं। यहां पे बेटा उसने जो हमें मेंशन किया है वो उसने चार्ली ऑप्शन में जिंक OH ट्वाइस के साथ जो उसका कॉन्जुगेट एसिड लिखा हुआ जिंक OH थ्राइस लिखा हुआ है, जबकि वो होना क्या चाहिए था? जिंक OH फिर उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, ये उसका फार्मूला बनना चाहिए था, जो कि यहां मेंशन किया हुआ है। तो चार्ली ऑप्शन जो है वो इसका इनकरेक्ट है, करेक्टली मैच नहीं कर रहा। तो यही बेटा इसका आंसर है 53 का। क्वेश्चन नंबर 54, एंजाइम्स आर बायोलॉजिकल कैटलिस्ट विच स्पीड अप बायोकेमिकल रिएक्शंस। कहते हैं एंजाइम कैटलिस्ट हैं, बायोलॉजिकल कैटलिस्ट हैं और ये बायोकेमिकल रिएक्शन को स्पीड अप करते हैं, ठीक है। दे हैव ऑल ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स एक्सेप्ट, कहते हैं उनके पास सारी प्रॉपर्टीज हैं सिवाय एक के। पहली ऑप्शन है दे आर मोर एफिशिएंट देन इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट, बिल्कुल ठीक है जी, कि ये इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट से ज्यादा इफेक्टिव है। दूसरी ऑप्शन है दे इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन बाय फैक्टर ऑफ 10⁻⁶ टू 10⁻20, ये इतनी ज्यादा उसमें जो रेट ऑफ रिएक्शन को एनहांस कर सकते हैं 10⁻6 से लेकर 10⁻20 तक, तो ये भी ठीक हो गया जी। तीसरी ऑप्शन है, चार्ली ऑप्शन है, दे आर हाईली स्पेसिफिक इन देयर एक्शन, स्पेसिफिसिटी होती है, दे आर वेरी स्पेसिफिक, बिल्कुल ठीक है जी। डेल्टा ऑप्शन, दे आर नॉट सेंसिटिव टू पीएच, गलत हो गया, दे आर वेरी सेंसिटिव टू पीएच, ये पीएच और टेम्परेचर के सेंसिटिव होते हैं, तो फिर डेल्टा ऑप्शन इनकरेक्ट हो गई, बाकी सारी उसकी प्रॉपर्टीज बन रही हैं। तो 54 का डेल्टा आंसर। क्वेश्चन नंबर है 55, इन द रिएक्शन 2SO2 plus O2 goes to 2SO3, the equilibrium partial pressure at constant temperature are,
बेटा हमें पार्शियल प्रेशर दे दिए गए हैं। सल्फर डाइऑक्साइड का है 1 × 10⁻6 पास्कल, ऑक्सीजन का 5 × 10⁻6 पास्कल, SO3 का है 10 × 10⁻6 पास्कल। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ Kp फॉर दिस रिएक्शन। तो बड़े देखें ये इक्वेशन चूंकि एक गैसियस रिएक्शन है तो इसके लिए Kp का फॉर्मूला क्या बनेगा। ये बेटा हमारे पास रिएक्शन और उसकी Kp की वैल्यू। Kp प्रोडक्ट, शुरू में 2 नंबर ऑफ मोल्स हैं तो प्रेशर ऑफ SO3 का स्क्वायर, प्रेशर ऑफ SO2 का स्क्वायर और फिर प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। अब हम इनकी वैल्यूज को पुट करते हैं। वैल्यूज जो हमें प्रोवाइड की गई हैं उनको मैं दोबारा से देखता हूं, पढ़ता हूं जी। SO2 का प्रेशर हमें दिया गया है 1 × 10⁻6, तो लिख देते हैं। जी स्टूडेंट ये मैंने वैल्यूज लिख ली हैं, अब हम इनको सॉल्व करते हैं। ये इसने प्रेशर दिया हुआ था SO3 का, चूंकि उसका स्क्वायर आ रहा था स्क्वायर लिख दिया। SO2 का प्रेशर ये था, उसकी पावर 2 आ गई। ऑक्सीजन का प्रेशर वैसे का वैसा ही आ गया। अब ये जो स्क्वायर्स हैं हम पहले इनको डील कर लेते हैं। स्क्वायर्स का मतलब है कि वो 2 टाइम्स आएगा, तो 10 × 10⁻6 मल्टीप्लाई बाय 10 × 10⁻6, 2 दफा लिख लिया, स्क्वायर खोल दिया। 1 × 10⁻6, फिर 1 × 10⁻6, फिर 5 × 10⁻6। ये मैंने उनकी वैल्यूज को एक्सपेंड कर दिया है। ये बेटा 10 की पावर 6 इससे कैंसिल हो गया, ये 10 की पावर 6 इससे कैंसिल हो गया। अब बाकी जो बच गया है वो 10 और ये 10, इधर 5 और 10 की पावर 6, ये 5 इससे कैंसिल हुआ, 2 आ गया। 10 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 20 आ गया जी, और ये 10 की पावर 6 ऊपर आके -6 हो जाएगी। ये हमारा आंसर के हम करीब तरीन आ गए। अब हम ऑप्शन देखते हैं कि कौन सी ऑप्शन इसके करीब तरीन है, ऐसे मैच करती है। तो पहली ऑप्शन लिखी हुई है 2 × 10⁻5 पास्कल, दूसरी है 2 × 10⁻5 पास्कल, तीसरी है 2 × 10⁻6 पास्कल और लास्ट है 2 × 10⁻6 पास्कल। तो देखें जी ये हमारे पास 20 × 10⁻6 आया है। तो जो डेसिमल होता है वो अगर हमें नजर नहीं आ रहा तो फिर वो लास्ट में है, उसको एक डिजिट के बाद लेके आना है, तो पावर में एक ऐड हो जाएगा। तो वो ऐड होने से सिचुएशन कुछ यूं बन जाएगी 2 × 10⁻5 पास्कल। ये बेटा उसकी Kp की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है। तो ये 2 × 10⁻5 पास्कल जो है ये बेटा अल्फा ऑप्शन बनती है और 55 का यही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 56, अकॉर्डिंग टू द ली शर्टले प्रिंसिपल इफ अ सिस्टम इन इक्विलिब्रियम इज ऑल्टर्ड इन एनी वे। ली शर्टले प्रिंसिपल के मुताबिक अगर किसी सिस्टम को छेड़ा जाता है, खराब किया जाता है, ऑल्टर्ड इन एनी वे, किसी तरीके से खराब किया जाता है, द डायरेक्शन ऑफ द सिस्टम चेंजेस सो एज टू अनडू द इफेक्ट ऑफ द चेंज। तो सिस्टम की डायरेक्शन यानी सिस्टम इन रिएक्शन की डायरेक्शन ऐसी तरफ हो जाती है, फॉरवर्ड या बैकवर्ड हो जाती है कि वो उस इफेक्ट ऑफ चेंज को मिनिमाइज कर सके या जीरो कर सके। इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन, कहते हैं किस रिएक्शन में रिएक्शन मूव्स इन द रिवर्स डायरेक्शन इफ प्रेशर इज इंक्रीज्ड। कहता है रिएक्शन वापस आएगा, रिवर्स डायरेक्शन में आएगा अगर प्रेशर बढ़ाया जाए। बेटा पहली ऑप्शन है हाइड्रोजन प्लस आयोडीन गोज टू 2HI, दूसरी ऑप्शन है PCl5 गोज टू PCl3 प्लस Cl2, तीसरी ऑप्शन है N2 प्लस O2 गोज टू 2NO और डेल्टा ऑप्शन है N2 प्लस 3H2 गोज टू 2NH3। अब सबसे पहले आपने इन इक्वेशंस में यह देखना है कि किस केस में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के नंबर मोल्स बराबर हैं। तो देखें अल्फा और चार्ली,
इन दोनों केसेस में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के मोल्स बराबर हैं। जब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के मोल्स बराबर हो तो ऐसी इक्वेशन पे प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं होता, देयर विल बी नो इफेक्ट ऑन दीज इक्वेशंस। तो अल्फा चार्ली वैसे ही कैटेगरी से बाहर हो गई। अब रह गए दो ऑप्शन बीटा और डेल्टा, हम इनको देख लेते हैं जी, लिख लेते हैं। ये हमारे पास दोनों इक्वेशंस लिखी हुई हैं और एक कॉन्सेप्ट जो कि आपने याद करना है कि हाई प्रेशर लीड्स द रिएक्शन टुवर्ड लेस नंबर ऑफ मोल्स, कि जो हाई प्रेशर है, जब आप प्रेशर बढ़ाते हैं किसी भी रिएक्शन पे तो रिएक्शन ऐसी डायरेक्शन की तरफ चलता है जिधर लेस नंबर ऑफ मोल्स बनते हो। यानी यहां पे देखें, पहले इसको हैबर्स प्रोसेस है, अमोनिया की प्रोडक्शन है। अगर आप इस पे प्रेशर बढ़ाते हैं तो बेटा रिएक्टेंट के मोल्स कितने हैं 4, प्रोडक्ट के मोल्स कितने हैं 2। तो हाई प्रेशर लीड्स द रिएक्शन टुवर्ड लेस नंबर ऑफ मोल्स। तो लेस की तरफ प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट की तरफ, यानी ज्यादा प्रेशर प्रोडक्ट की तरफ लेके जाएगा, फॉरवर्ड लेके जाएगा, तो ये फॉरवर्ड डायरेक्शन हो गया। अब इसकी तरफ आ जाए, दो प्रोडक्ट हैं एक रिएक्टेंट है, जब आप प्रेशर बढ़ाएंगे तो रिएक्शन उधर जाएगा जिधर लेस नंबर ऑफ मोल्स हैं, प्रोडक्ट ज्यादा रिएक्टेंट कम। इस केस में प्रेशर बढ़ाने पर रिएक्शन वापस आना शुरू हो जाएगा। तो उसने बेटा क्वेश्चन यही पूछा था कि किस केस में प्रेशर बढ़ाने से रिएक्शन मूव इज द रिवर्स डायरेक्शन। फिर इसका आंसर बना PCl5 goes to PCl3 plus Cl2, यानी बीटा ऑप्शन 56 बीटा ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 57 है बेटा, द Kw for water at 25 degree centigrade is 10 press per minus 14. Its value at 0 degree centigrade is, पहली ऑप्शन है ग्रेटर देन 10 press per minus 14, दूसरी ऑप्शन है इक्वल टू दैट ऑफ minus 14, चौथी ऑप्शन है लेस देन 10 press per minus 14 और डेल्टा ऑप्शन है इधर ए और सी। अब देखिए बेटा, जो टेम्परेचर बढ़ाया जाता है Kw की वैल्यू बढ़ती है, लेकिन जब टेम्परेचर कम करते हैं 25 से कम करके आप 0 की तरफ आ रहे हैं अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट, तो इसका मतलब ये हुआ कि टेम्परेचर कम तो Kw की वैल्यू भी कम। 0 डिग्री पे Kw की वैल्यू क्या होती है, हमारी बुक में लिखा हुआ है Kw की वैल्यू ये है एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। अब अगर मैं इस डेसिमल को स्टैंडर्ड पोजीशन पे लेके जाता हूं, एक डिजिट मूव करवाता हूं, तो फिर पावर में एक मजीद माइनस हो जाएगा, माइनस उसके साथ आ जाएगा -1, तो -14 -1 -15 बन जाएगा। अब ये वाली वैल्यू किससे कम है, 10 की पावर -14 से ये वाली वैल्यू कम है, यानी ये वाली वैल्यू ज्यादा है, ये वैल्यू कम हो गई। तो 0 डिग्री पे जो Kw की वैल्यू है वो लेस देन 10 प्लस पावर -14 हो गई है। तो ये बात कहां लिखी है, चार्ली ऑप्शन में लिखी हुई है जी, और यही बेटा इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 58, द डिक्रीज इन द सॉलिबिलिटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट इन अ सॉल्यूशन बाय एडिंग अनदर इलेक्ट्रोलाइट हैविंग कॉमन आयन इज कॉल्ड कॉमन आयन इफेक्ट। बेटा कॉमन आयन इफेक्ट की डेफिनेशन है कि जब आप एक इलेक्ट्रोलाइट किसी सॉल्यूशन में डालते हैं तो पहले वाले इलेक्ट्रोलाइट की जो सॉलिबिलिटी है, जो आयोनाइजेशन है, वो कम हो जाती है। तो डिक्रीज इन सॉलिबिलिटी जिसे सुप्रेस भी कहा जाता है, डेफिनेशन तो हो गई। कॉमन आयन इफेक्ट हैज ऑल ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज एक्सेप्ट, कहता है कॉमन आयन में तमाम प्रॉपर्टीज हैं सिवाय एक के। पहली है जी इट इज एप्लीकेशन ऑफ द लीस्ट शटल प्रिंसिपल, पहली बात बिल्कुल सही है, ये बेटा लीस्ट शटल प्रिंसिपल की प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है। दूसरा जी इट्स इफेक्ट इज ऑलवेज इन द रिवर्स डायरेक्शन, चूंकि हमने किसी सॉल्ट की सॉलिबिलिटी कम करनी है, यानी पहले वो आयोनाइज हो चुका था, वो सॉल्युबल हो चुका था, तो रिएक्शन को वापस लेके आना है, तो इट इज ऑलवेज इन द रिवर्स डायरेक्शन। दूसरी बात भी सही हो गई। द सॉल्युबिलिटी ऑफ द सेकंड इलेक्ट्रोलाइट इज ऑलवेज ग्रेटर देन दैट ऑफ द फर्स्ट वन। पहला एक सॉल्ट या जो भी इलेक्ट्रोलाइट आपने उसमें डाला हुआ है, वो इलेक्ट्रोलाइट जो भी है उसमें जब आप सेकंड इलेक्ट्रोलाइट डालेंगे वो ज्यादा अच्छा या स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होना चाहिए, ताकि वो पहले वाले इलेक्ट्रोलाइट की सॉलिबिलिटी को, आयोनाइजेशन को सुप्रेस कर सके, डिक्रीज कर सके। तो तीसरी बात भी सही हो गई। डेल्टा ऑप्शन है द टर्म इलेक्ट्रोलाइट एसिड एंड सॉल्ट इज यूज्ड फॉर कॉमन आयन, ये बात गलत हो गई। कॉमन आयन में ना बेटा एसिड लफ्ज यूज होता है, ना सॉल्ट यूज होता है, सिर्फ इलेक्ट्रोलाइट वर्ड यूज होता है। तो डेल्टा बात गलत है, बाकी सारी बातें सही हैं जी। बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए हम नेक्स्ट बोर्ड की तरफ चलते हैं जी। बेटा क्वेश्चन नंबर 59, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर मैच्ड करेक्टली एक्सेप्ट, सारी बातें कहता है करेक्टली मैच कर रही हैं सिवाय एक के।
पहली ऑप्शन है उसमें उसने एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन लिखा हुआ है, एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन अगर 0 हो तो इफेक्ट लिखा हुआ उसका ईच ऑफ द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल विल बी एबल टू क्रॉस द टॉप ऑफ द एनर्जी बैरियर। तो हर मॉलिक्यूल जो है वो उस एनर्जी बैरियर को क्रॉस कर लेगा जो वो मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड होती है रिएक्शन स्टार्ट करने के लिए। तो उसका रिजल्ट क्या निकलेगा, रिएक्शन इज वेरी 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 फास्ट, यानी एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन है ही नहीं, 0 हो चुकी है, सारे मॉलिक्यूल्स रिएक्शन में हिस्सा लेंगे, रिएक्शन बहुत ज्यादा फास्ट हो जाएगा। बीटा ऑप्शन है एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन लो होकर, तो अगर एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन लो होती है तो उसका इफेक्ट क्या होगा, द लार्ज नंबर ऑफ द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स विल बी एबल टू क्रॉस द टॉप ऑफ द एनर्जी बैरियर। तो मॉलिक्यूल्स की काफी बड़ी तादाद रिएक्शन में जो है ना वो हिस्सा लेगी और इस वक्त भी रिएक्शन बहुत ज्यादा फास्ट होगा, तो लिखा हुआ रिएक्शन इज फास्टर, उसका रिजल्ट जो है बीटा बात भी सही हो गई। चार्ली है एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन अगर हाई हो जाए, a few reactant molecules will be able to cross the top of the energy barrier। बेटा एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन हाई होने का मतलब है कि मॉलिक्यूल्स उस एनर्जी को अटेन ही नहीं कर पा रहे जो रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए रिक्वायर्ड है, तो इसका मतलब ये हुआ कि रिएक्शन इस केस में बहुत स्लो हो जाएगा, आगे रिजल्ट में लिखा हुआ रिएक्शन इज स्लो, तो ये चार्ली बात भी सही हो गई। डेल्टा ऑप्शन में लिखा है कि एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन ग्रेटर हो अगर तो उसका इफेक्ट है ग्रेटर स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट वैल्यू और रिजल्ट लिखा हुआ है ग्रेटर एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन वैल्यू। तो बेटा देखें जरा, एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन और रेट कांस्टेंट बेटा एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। जब एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन बहुत ज्यादा होगी तो रेट कांस्टेंट बहुत कम होगा, जब रेट कांस्टेंट कम होगा तो इसका मतलब यह है कि रिएक्शन विल बी वेरी स्लो, बल्कि वेरी वेरी स्लो, रिएक्शन बहुत स्लो होगा क्योंकि एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन बहुत ज्यादा हो चुकी है, मॉलिक्यूल्स उस एनर्जी को अटेन ही नहीं कर पा रहे, तो फिर उसका जो रेट कांस्टेंट है वो बहुत कम हो जाएगा। तो यहां पे क्या लिखा हुआ है, डेल्टा ऑप्शन में लिखा है कि अगर एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन ग्रेटर है तो उसने उसका इफेक्ट लिखा हुआ है कि ग्रेटर स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट, यहां पे क्या होना चाहिए था, वेरी लेस स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट, ये होना चाहिए था यहाँ पे, तो ये वाली बात गलत हो गई, यानी 59 का जो करेक्टली मैच नहीं कर रहा वो डेल्टा ऑप्शन है बेटा। ये बेटा क्वेश्चन नंबर 60 है, कंसीडर द फॉलोइंग रिएक्शन, रिएक्शन दिया गया बेटा हमें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट एक्सप्रेशन ऑफ द सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ द अबव जर्नल रिएक्शन। बेटा देखें हमारे पास ये है रिएक्शन, ये मैंने एक्वस मीडियम से आगे वाला रिएक्शन लिखा है कि जब ये एक्वस में डिसॉल्व हो गया, आयोनाइज हो गया, ये हमारे पास आ गया। ये जो इनकी बॉटम में नंबर लिखे होते हैं एक्स और वाई नंबर हैं, ये नंबर इनके स्टार्ट में आ जाते हैं। जब आप KSP लिखते हैं तो KSP क्या चीज है, KSP सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट है, ये आयनिक प्रोडक्ट के इक्वल होता है। आयनिक प्रोडक्ट क्या है, इन दोनों आयंस का प्रोडक्ट, तो A उसकी पावर है ये और ये X उसकी पावर में चला जाएगा, यानी A का चार्ज है +y और उसकी पावर आ गई X। इसी तरह B है, उसका जो चार्ज है -x और उसकी पावर आ जाएगी y। तो KSP का रिलेशन बन गया A और उसकी पावर आ गई हमारे पास, सॉरी A का चार्ज आ गया +y और उसकी पावर आ गई x, और B उसका चार्ज आ गया -x और उसकी पावर आ गई y। तो बेटा ये मैच कर रहा है अल्फा ऑप्शन के साथ, तो फिर हमें बाकी ऑप्शंस की जरूरत नहीं है, अल्फा इसका आंसर है जी। क्वेश्चन नंबर 61, कैलकुलेट द पीओएच ऑफ द 10⁻⁻4 मोल्स पर डीएम क्यूब HCl सोल्यूशन। पहली ऑप्शन है 10, दूसरी है 9, तीसरी है 8, चौथी है 7। तो देखिए बेटा हमने इसको कैसे कैलकुलेट करना है। ये बेटा हमारे पास HCl की जो है वो मोलर कंसंट्रेशन दे दी गई हमें 10⁻⁻4। स्टूडेंट एसिड की पीएच होती है, तो पीएच डायरेक्ट कैलकुलेट करने का तरीका आपको बताने लगा हूं। जितने मोनोबेसिक एसिड हैं, मोनोबेसिक एसिड मीन जो एक H आयन छोड़ते हैं, उनके लिए तरीका यह है कि 10 खत्म कर दें और जो इस 10 की पावर है उसका साइन चेंज कर दें। पावर -4 थी, माइनस खत्म कर दें, 4 रह गया, दैट विल बी द पीएच, ये पीएच आ जाएगी। अब नेक्स्ट पीएच हमें पता चल गई, अब हम जानते हैं कि पीएच और पीओएच का सम क्या होता है 14। हमने पीओएच कैलकुलेट करनी है, पीएच उधर जाके माइनस हुई, पीएच आई थी 4, 14 - 4 10, हमारे पास पीओएच का आंसर आ गया जी। तो पीओएच बन गई 10।
तो ये किस ऑप्शन से मैच कर रही है जी? ये बेटा अल्फा ऑप्शन से मैच कर रही है। तो क्वेश्चन नंबर 61 का आंसर है अल्फा ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 62, ऑल ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्टली मैच्ड एक्सेप्ट, कहते सारी चीजें आपस में करेक्टली मैच कर रही हैं स्टेटमेंट्स सिवाय एक के। पहली ऑप्शन है प्रोमोटर अ सब्सटेंस व्हिच इंक्रीज द कैटालिटिक एक्टिविटी। प्रोमोटर क्या होता है? प्रोमोटर का दूसरा नाम है कैटालिस्ट ऑफ कैटालिस्ट। ये कैटालिस्ट को एक्टिवेट करता है, कैटालिस्ट की कैटालिटिक एक्टिविटी को बढ़ाता है, जो बाद में रिएक्शन को स्पीड अप करता है। बीटा ऑप्शन है इनहिबिटर अ सब्सटेंस व्हिच व्हेन एडेड डिक्रीज रेट ऑफ रिएक्शन। इनहिबिटर रोकने वाला, रिटार्डर, कि जब हम इसे ऐड करते हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन को डिक्रीज कर देता है। आगे स्टेटमेंट भी यही लिखा हुआ है, बिल्कुल ठीक हो गया जी। तीसरा ऑप्शन है ऑटो कैटालिसिस अ रिएक्टेंट व्हिच एक्ट एज ए कैटालिस्ट। उसका आगे जो एक्सप्लेनेशन है वो गलत लिखी हुई है। ऑटो कैटालिस्ट बेटा उसको कहते हैं ऐसा रिएक्शन जिसमें प्रोडक्ट एक्ट करे एज ए कैटालिस्ट, उसे ऑटो कैटालिसिस प्रोसेस को कहा जाता है और उस कैटालिस्ट को ऑटो कैटालिस्ट कहा जाता है। तो चार्ली ऑप्शन में एक्सप्लेनेशन ठीक नहीं लिखी हुई। डेल्टा ऑप्शन है पॉइजनिंग ऑफ कैटालिस्ट अ सब्सटेंस प्रेजेंट इन द स्टार्टिंग मटेरियल डैमेज कैटालिस्ट, के रिएक्टेंट के अंदर ऐसी इंप्योरिटी जो कैटालिस्ट को खराब करे उसे हम पॉइजनिंग ऑफ कैटालिस्ट का नाम देते हैं। तो अल्फा बीटा डेल्टा ठीक है, चार्ली मैच नहीं कर रही, यही बेटा इसका आंसर है 62 का चार्ली आंसर। 63, इफ द रेट इक्वेशन ऑफ द रिएक्शन 2a plus b goes to product is rate is equal to k a की पावर 2 और b की पावर 1 and a is present in large excess। a के बारे में वो कह रहे हैं कि लार्ज एक्सेस में है, देन ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन इज। देखिए बेटा ये बेटा इक्वेशन है, जब वो आपको कह दे कि कोई चीज लार्ज एक्सेस में है तो आप उसे इग्नोर कर देंगे पावर समेत, यानी वो है ही नहीं, वो कंसिडर ही नहीं करना। तो ए समझे खत्म हो गया, ए खत्म हो गया तो बी बच गया, बी की पावर 1 है, ये जो पावर होती है ये ऑर्डर होती है, तो फिर इसका ऑर्डर बन गया बेटा हमारे पास 1, बी की पावर 1 है। तो पहली ऑप्शन है 1, दूसरी ऑप्शन है 2, तीसरी ऑप्शन है 3, चौथी ऑप्शन है 0, तो इसका ऑप्शन अल्फा आंसर बना 1, ऑर्डर बन गया बेटा। क्वेश्चन नंबर 64, रेडियो एक्टिव डिके फॉलोज द डैश काइनेटिक्स। रेडियो एक्टिव डिके बेटा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को फॉलो करता है। तो पहली ऑप्शन है 0 ऑर्डर, दूसरी फर्स्ट ऑर्डर, बीटा ऑप्शन इसका आंसर है। तीसरी ऑप्शन है सेकंड ऑर्डर, चौथी ऑप्शन है थर्ड ऑर्डर, बीटा ऑप्शन आंसर है बेटा फर्स्ट ऑर्डर। क्वेश्चन नंबर 65, consider the following reaction 2SO2 plus O2 goes to 2SO3. There are 3 moles of gas molecules on the left of the equation and 2 on the right. इक्वेशन में बता रहा है प्रोडक्ट को राइट बोला जाता है, रिएक्टेंट को लेफ्ट बोला जाता है। तो प्रोडक्ट वाली साइड पे वो कह रहा है कि 2 मोल्स हैं और हमारे पास जो रिएक्टेंट वाली साइड है, जो लेफ्ट साइड है, उस पर 3 मोल्स हैं। विच डज नॉट हैपन व्हेन वी इंक्रीज द प्रेशर। कहते हैं कौन सी चीज हैपन नहीं होगी जब हम प्रेशर बढ़ाएंगे। स्टूडेंट मैं आपको बता चुका हूं कि जब आप किसी भी रिएक्शन में प्रेशर बढ़ाते हैं तो रिएक्शन उधर जाएगा जिधर लेस नंबर ऑफ मोल्स हैं। वो हमें खुद बता रहा है, हमें इक्वेशन में भी नजर आ रहा है कि प्रोडक्ट की तरफ लेस मोल्स हैं और रिएक्टेंट की तरफ ज्यादा मोल्स हैं। रिएक्टेंट के 3 मोल्स हैं, प्रोडक्ट के 2 मोल्स हैं। जब प्रोडक्ट के मोल्स कम है तो प्रेशर बढ़ाने पर रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा। अब वो कह रहे हैं कि कौन सी चीज नहीं होगी जब प्रेशर बढ़ाएंगे। देखिए पहली ऑप्शन, द नंबर ऑफ रिएक्टिंग मॉलिक्यूल डिक्रीज। जब आप प्रेशर बढ़ाएंगे रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा तो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स की जो कंसंट्रेशन है वो कम हो जाएगी। पहली बात ठीक है। दूसरी ऑप्शन है रिएक्शन मूव इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा, बिल्कुल सही हो गया। तीसरी चीज है द पोजीशन ऑफ द इक्विलिब्रियम शिफ्ट टू द लेफ्ट। लेफ्ट क्या चीज है? लेफ्ट है बेटा हमारे पास रिएक्टेंट, प्रेशर बढ़ाने पे रिएक्शन ने फॉरवर्ड जाना है टुवर्ड राइट, तो जब वो राइट साइड पे जा रहा है तो फिर चार्ली ऑप्शन में वो लिख रहा है द पोजीशन ऑफ द इक्विलिब्रियम शिफ्ट टू द लेफ्ट। ये गलत हो गया, यहां पे क्या आना चाहिए था? द पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम शिफ्ट टू द राइट। तो चार्ली ऑप्शन इनकरेक्ट हो गई। और डेल्टा ऑप्शन है मोर SO2 रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म SO3, कि ज्यादा ऑक्सीजन और SO2 आपस में रिएक्ट करके ज्यादा SO3 बनाएंगे, यानी ज्यादा फॉरवर्ड रिएक्शन जाएगा, ज्यादा प्रोडक्ट बनेंगे। तो अल्फा बीटा डेल्टा तीनों बातें ठीक है, चार्ली गलत हो गया, वहां पे राइट आना चाहिए था। जी बेटा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम नेक्स्ट बोर्ड की तरफ चलते हैं। जी स्टूडेंट्स,
क्वेश्चन नंबर है 66, HCl when added to the H2S solution, पहली ऑप्शन है suppress the ionization of H2S, दूसरी ऑप्शन है enhances the ionization, चौथी ऑप्शन है solution become colored और डेल्टा ऑप्शन है does not affect। जब आप किसी भी इलेक्ट्रोलाइट में एक ऐसा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट डालते हैं तो कॉमन आयन इफेक्ट होता है और कॉमन आयन इफेक्ट की वजह से आयोनाइजेशन सुप्रेस होती है, डिक्रीज होती है। देखें जी, तो ये रिएक्शन है, H2S आयोनाइज हुआ वाटर में, H आयन और सल्फर के आयन सल्फाइड आयन बन गए। उसी सोल्यूशन में जब आप HCl पास करते हैं तो H आयन और क्लोराइड आयन बन गए। ये वाला जो आयन है H आयन ये ज्यादा हो गया, प्रोडक्ट की क्वांटिटी बढ़ गई। अब रिएक्शन है वापस आना है, लेकिन कौन सा? दो रिएक्शन है, उन दो रिएक्शन में से वो रिएक्शन वापस आएगा जो वीक इलेक्ट्रोलाइट था। और देखें ये H पॉजिटिव है, ये तो पॉजिटिव आयन है, इसको तो नजर नहीं आ रहा, इसने किसके साथ मिलना है? आगे तो दोनों नेगेटिव आयन है, सल्फर भी और क्लोराइड भी। तो सल्फाइड और क्लोराइड में से वो किसके साथ मिलेगा? अब जरा गौर करना है। HCl बेटा एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड की डेफिनेशन क्या होती है? जो ज्यादा जल्दी H आयन छोड़ दे। तो H आयन किसने छोड़ने हैं? क्लोरीन ने। तो क्लोरीन जब H आयन छोड़ देगा, क्या दोबारा वो H आयन एक्सेप्ट करेगा? कभी भी नहीं। तो फिर ये क्लोरीन इन H आयन को कभी अपने साथ नहीं मिलाएगा, ये दोनों सल्फर से मिलेंगे और पहला रिएक्शन वापस आ जाएगा। जो पहला रिएक्शन वापस आएगा तो हम कहेंगे कि फर्स्ट रिएक्शन की आयोनाइजेशन सुप्रेस हो गई है, यानी उसकी सॉल्युबिलिटी कम हो गई है, डिक्रीज हो गई है। तो फिर अल्फा ऑप्शन बेटा इसका आंसर बनता है सुप्रेस द आयोनाइजेशन ऑफ H2S। क्वेश्चन नंबर 67, फॉर द रिएक्शन A प्लस B गोज टू C, बेटा उसने हमें डेटा दिया है। द फॉलोइंग रिजल्ट्स वर ऑब्टेन्ड फॉर काइनेटिक रन एट द सेम टेम्परेचर। ये डाटा आपके सामने टेबल बना हुआ है। A की इनिशियल कंसंट्रेशन है 0.2, B की इनिशियल कंसंट्रेशन है 0.1, इनिशियल रेट दिया हुआ 0.2, फिर उसने कंसंट्रेशन चेंज किया और रेट ऑफ रिएक्शन चेंज हो रहा है। रेट ऑफ रिएक्शन फॉर अबव रिएक्शन रेट इज इक्वल टू K A की पावर 2 B की पावर 1। अगर मैं इन दोनों को ऐड करूं पावर्स को तो ये थर्ड ऑर्डर रिएक्शन बनता है। लेकिन आगे उसने ब्रैकेट में लिख दिया है वेयर B इज इन एक्सेस। जब कोई चीज एक्सेस में आ जाए हम उसे इग्नोर कर देते हैं, B इग्नोर हो गया। विद द हेल्प ऑफ द अबव डाटा द करेक्ट वैल्यू ऑफ द स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट इज। तो देखें जी, ये बेटा रेट इक्वेशन है, B एक्सेस में है, B इग्नोर हो गया, B को हमने खत्म कर दिया, ये बाकी बच गया। हमने रेट कांस्टेंट फाइंड आउट करना है, A स्क्वायर इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। अब रेट है इनिशियल रेट, इनिशियल रेट की वैल्यू क्या थी? 0.2, और जो A की इनिशियल क्वांटिटी थी, इनिशियल कंसंट्रेशन थी, स्टार्ट में जो टेबल बना हुआ था उस टेबल को अगर आप देखें, ये आपके सामने स्क्रीन पे है, उसमें देखें 0.2 जो ना वो A का इनिशियल कंसंट्रेशन है, तो वो यहां पे 0.2 और ये स्क्वायर आ गया जी। स्क्वायर का मतलब है कि वो चीज आपने 2 टाइम्स लिखनी है, ये तो इससे कट गया, तो अब बाकी बच गया है 1/0.2। 1/0.2 का मतलब क्या है? 1/0.2, पॉइंट खत्म करें तो नीचे 10 आता है, ये 10 इधर ऊपर आ जाएगा तो 10/2 यानी 5। तो आंसर हमारे पास आ गया बेटा, रेट कांस्टेंट की जो वैल्यू आई है वो है 5। अब देखते हैं जी कि ये किस ऑप्शन से मैच करती है। पहली ऑप्शन है 5 डेसीमीटर क्यूब पर मोल पर सेकंड, दूसरी ऑप्शन है 4 डेसीमीटर क्यूब पर मोल पर सेकंड, तीसरी ऑप्शन है 3 डेसीमीटर क्यूब पर मोल पर सेकंड और चौथी ऑप्शन है 6 डेसीमीटर क्यूब पर मोल पर सेकंड। तो बेटा अल्फा इसका आंसर बन गया 5 डेसीमीटर क्यूब पर मोल पर सेकंड। ये जो डेसीमीटर क्यूब पर मोल पर सेकंड है ये सेकंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट आ गया हमारे पास। अच्छा जी, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 68, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट रिलेशनशिप। ऑप्शंस दे दिए हमें, H आइन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Ka और बीटा ऑप्शन है OH आइन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Kb, तीसरा ऑप्शन है Ka इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Kb और लास्ट ऑप्शन है pH इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू pKa। देखें जी बेटा ये रिलेशंस है, H आइन ज्यादा तो एसिड अच्छा,
लेकिन उस वक्त उसकी पीएच क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, लेस हो जाएगी, 7 से कम हो जाएगी। तो एच आइन और पीएच एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, एच आइन जितने ज्यादा पीएच उतनी कम। इसी तरह एच आइन ज्यादा तो के ए वैल्यू ज्यादा, के ए वैल्यू ज्यादा एसिड अच्छा, के ए पीके के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, के ए ज्यादा पीके कम, पीके जितना कम एसिड उतना अच्छा। सेम यही बातें OH के लिए हैं, उसमें बेस के लिए बात आ जाएगी। OH इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू KB और OH इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू POH। इसी तरह KB इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू PKB। तो अगर मैं इसमें और इसमें रिलेशन देखूं, ये दोनों फ्रैक्शन के नीचे हैं, यानी आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे, तो PAH इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू PKA, इसी तरह POH इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू PKB। ये और नए रिलेशन बन गए। KA इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू KB होता है बेटा, जो एसिड स्ट्रॉन्ग होगा उसकी कॉन्जुगेट बेस वीक होगी, तो ये दोनों इनवर्स रिलेशन में होते हैं। अब हम देखते हैं कि ये जो बातें हमने लिखी हैं इनमें कौन सी बात हमारी उन ऑप्शन से मैच नहीं करती। पहली ऑप्शन एच आइन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू के, ठीक है। दूसरा OH इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू के भी, ठीक है। तीसरा गलत हो गया, के ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू के भी लिखा हुआ, जबकि यहां पे क्या आना चाहिए था, के ए इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू के भी। और PH इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू PK, ये भी सही हो गया। तो चार्ली ऑप्शन इनकरेक्ट है, 68 चार्ली ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 69 है बेटा, एक्टिवेशन एनर्जी कैन बी डिटरमिन्ड बाय, एक्टिवेशन एनर्जी हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, बाय आर्हीनियस इक्वेशन। तो पहली बात ठीक है। दूसरी ऑप्शन है जनरल गैस इक्वेशन, वो तो P इज इक्वल टू nRT है, उसमें हम काइनेटिक ये जो एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन है कैलकुलेट नहीं कर सकते। काइनेटिक गैस इक्वेशन में भी हम इसको कैलकुलेट नहीं कर सकते, वो P इज इक्वल टू 1/3 mNc बार स्क्वायर है, वो गैसेस के लिए है। और वैन डर वाल गैस इक्वेशन भी हम उसके जरिए एक्टिवेशन एनर्जी कैलकुलेट नहीं कर सकते, एक्टिवेशन सिर्फ आर्हीनियस इक्वेशन से कैलकुलेट होती है। तो अल्फा ऑप्शन हो गया जी। क्वेश्चन नंबर 70, इन द रिएक्शन A plus B goes to AB if the concentration of A and B is increased 3 times, A और B दोनों 3 टाइम बढ़ा दें, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 3, जो इक्वेशन उसने हमें दी हुई है उसमें A B है, तो A और B दोनों की कंसंट्रेशन जब 3 टाइम होगी तो 3 मल्टीप्लाई बाय 3 9 टाइम्स रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। तो उसने कहा हुआ था रेट ऑफ रिएक्शन विल बी, पहली ऑप्शन है इंक्रीज 2 टाइम्स, दूसरी ऑप्शन इंक्रीज 4 टाइम्स, तीसरी ऑप्शन इंक्रीज 9 टाइम्स, यही इसका आंसर है बेटा। और डेल्टा ऑप्शन इंक्रीज 8 टाइम्स, तो चार्ली ऑप्शन बेटा इसका आंसर है क्वेश्चन नंबर 70 का। ये बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 71, मार्क द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द इफेक्ट ऑफ द चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑन द पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। कहते चेंज इन कंसंट्रेशन के हवाले से आपने इनकरेक्ट स्टेटमेंट बतानी है कि जब कंसंट्रेशन चेंज की जाती है तो इक्विलिब्रियम पे क्या इफेक्ट होता है, उसके हवाले से गलत बात बतानी है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ वन और मोर ऑफ द रिएक्टेंट इज इंक्रीज्ड, जब आप रिएक्टेंट को बढ़ाते हैं तो रिएक्शन फॉरवर्ड जाता है। तो देखें जी, पहली ऑप्शन है द सिस्टम इज नो लॉन्गर इन इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब कर दिया आपने, पहली बात सही हो गई, इक्विलिब्रियम में नहीं रहता। दूसरी ऑप्शन है द पोजीशन ऑफ द इक्विलिब्रियम मूव्स टू द राइट, राइट है प्रोडक्ट, जब आप रिएक्टेंट बढ़ाएंगे तो राइट की तरफ जाएगा यानी ज्यादा प्रोडक्ट बनेंगे, दूसरी बात भी सही हो गई। तीसरी बात है मोर प्रोडक्ट्स आर फॉर्म्ड अंटिल इक्विलिब्रियम इज रिस्टोर्ड, ज्यादा प्रोडक्ट बनेंगे ताकि दोबारा से इक्विलिब्रियम आ सके, तीसरी बात भी सही हो गई। पोजीशन ऑफ द इक्विलिब्रियम मूव्स टू द लेफ्ट, अगर बीटा बात सही है, बीटा में लिखा हुआ था टुवर्ड राइट, तो अगर बीटा बात सही है तो भी डेल्टा ठीक नहीं हो सकता, टुवर्ड लेफ्ट होता है रिएक्टेंट की तरफ आना, तो जब रिएक्टेंट बढ़ाएंगे रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा, वापस रिएक्टेंट की तरफ कभी भी नहीं आ सकता, तो डेल्टा ऑप्शन इनकरेक्ट हो गया जी। क्वेश्चन नंबर 72 बेटा, द स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट ऑफ अ रिएक्शन इज इक्वल टू द रेट ऑफ रिएक्शन व्हेन मोलर कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट सब्सटेंस आर टेकन एज यूनिटी। ये स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट की डेफिनेशन है कि ये वो रेट ऑफ रिएक्शन है जब रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन 1 कंसीडर की जाती है। फॉर विच ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट इज इक्वल टू द रेट ऑफ रिएक्शन, किस ऑर्डर के लिए जो यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट है वो रेट ऑफ रिएक्शन के बराबर हो जाते हैं। तो बेटा इसके लिए जो यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट्स हैं उनके लिए एक फार्मूला आपको बताने लगा हूं, आप किसी भी ऑर्डर के लिए यूनिट्स निकाल सकते हैं। देखें जी, ये है बेटा फार्मूला यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट निकालने का। अब आप इसमें जो भी ऑर्डर है उसे पुट करें
तो आपके पास हर ऑर्डर के जो रेट कांस्टेंट के यूनिट है वो आ जाएंगे। के इज द रेट कांस्टेंट। तो अगर आप 0 ऑर्डर पुट करते हैं, एन इज द ऑर्डर, एन की जगह पे आपने 0 1 2 3 वैल्यू पुट करनी है। तो अगर 0 ऑर्डर की बात करते हैं तो कंसंट्रेशन 1 - 0 पर सेकेंड। अब कंसंट्रेशन किसके इक्वल होता है? मोल्स पर डीएम क्यूब। तो बन गया जी मोल्स पर डीएम क्यूब पर सेकेंड। ये किसके लिए आ गया है? 0 ऑर्डर के लिए। और बेटा यही जो यूनिट्स हैं ये रेट ऑफ रिएक्शन के भी होते हैं। तो 0 ऑर्डर के लिए रेट ऑफ रिएक्शन के यूनिट और रेट कांस्टेंट के यूनिट दोनों इक्वल हो जाते हैं। तो अगर मैं यहां पे फर्स्ट ऑर्डर के भी कैलकुलेट करना चाहूं तो देखें हमारे पास कंसंट्रेशन की पावर क्या आ जाएगी? 1 - 1, एन की जगह 1 आ जाएगा। तो जब 1 आएगा 1 - 1 0 हो जाएगा। कंसंट्रेशन की पावर 0, किसी भी चीज की पावर 0 क्या होती है? 1। तो ये 1 हो गया, खत्म हो गया, पर सेकंड रह गया। रेट कांस्टेंट फॉर फर्स्ट ऑर्डर पर सेकंड रह जाएगा। तो वो चेंज होते चले जाएंगे। तो सिर्फ 0 ऑर्डर के लिए यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट और रेट ऑफ रिएक्शन के यूनिट बराबर हो जाते हैं। तो फिर इसका आंसर 72 का बन गया अल्फा ऑप्शन, जो कि 0 ऑर्डर रिएक्शन है। जो सेकंड ऑप्शन है वो फर्स्ट ऑर्डर है, उसमें रेट कांस्टेंट के यूनिट आते हैं पर सेकंड। फिर सेकंड ऑर्डर है, थर्ड ऑर्डर है, इनके लिए यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट चेंज हो जाते हैं। आप उस फार्मूले में वैल्यू पुट करके देख सकते हैं। वो वैल्यू बनती है, अगर उसको कैलकुलेट करना चाहें तो हमारे पास बन जाती है, यहाँ पे अगर n की जगह पे हम 2 वैल्यू पुट करते हैं तो बन जाएगा फार्मूला मोल्स पर डीएम क्यूब और उसकी पावर -1 पर सेकेंड। और थर्ड ऑर्डर के लिए बन जाएगा मोल्स पर डीएम क्यूब उसकी पावर -2, 1 - 3 जब लिखेंगे पावर -2 आ जाएगी, पर सेकेंड आ जाएगा। तो ये आपके पास सारे ऑर्डर के लिए यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट की यूनिट्स आ गए। क्वेश्चन नंबर 73, द मेन रीजन फॉर यूजिंग कैटलिस्ट इन इंडस्ट्री इज टू। कैटलिस्ट जो है ना जब हम इंडस्ट्री में यूज करते हैं तो उसकी मेन रीजन क्या है? पहली ऑप्शन है इंक्रीज द यील्ड ऑफ द प्रोडक्ट। दूसरी ऑप्शन है रिड्यूस द वर्किंग टेम्परेचर ऑफ द रिएक्शन सो इट इज सेफर। यानी हम टेम्परेचर को कम करना चाहते हैं क्योंकि कैटलिस्ट की वजह से हमें कम टेम्परेचर पे रिएक्शन फास्ट मिलता है। ठीक हो गया। रिड्यूस द पॉसिबल pollution effect as the catalyst absorb impurities। और डेल्टा ऑप्शन है स्पीड अप द रेट ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ द प्रोडक्ट। तो उसने पूछा कि इंडस्ट्री में इसकी मेन रीजन क्या है। बाकी बातें भी ठीक हैं, लेकिन इंडस्ट्री में इसको यूज करने का एक ही मकसद है कि प्रोडक्ट हमें ज्यादा तेजी से मिले, स्पीड अप द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट। क्योंकि कैटलिस्ट जो है वो जो है वो जरूरी नहीं कि टेम्परेचर को बहुत कम करे, क्योंकि जो ना वो हमारे पास जब कैटलिस्ट इस्तेमाल होता है तो कैटलिस्ट की वजह से जो ना वो कई रिएक्शन ऐसे होते हैं जो होते ही एंडोथर्मिक है, उसमें भी टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा। तो जरूरी नहीं कि टेम्परेचर कम हो कैटलिस्ट की वजह से। तो फिर डेल्टा ऑप्शन जो है वो सबसे ज्यादा बेहतर ऑप्शन बनती है कि जिसमें हम ये कह सकते हैं कि प्रोडक्ट की बनने की स्पीड बढ़ जाती है। तो 73 का डेल्टा आंसर। क्वेश्चन नंबर 74, chemical equilibrium is established in a reversible reaction when। chemical equilibrium establish हो जाता है when पहली ऑप्शन है concentration ratio of the reactant and product is equal, कि जब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की जो कंसंट्रेशन है वो इक्वल हो जाए। तो ऐसा नहीं होता बेटा, जब इक्विलिब्रियम आता है तो दोनों की कंसंट्रेशन इक्वल नहीं होती, दोनों का रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल होता है। तो पहली बात गलत हो गई। दूसरा था फॉरवर्ड एंड द रिवर्स रिएक्शन अकर एट द सेम रेट, ये इसका आंसर हो गया बेटा बीटा ऑप्शन। चार्ली ऑप्शन है अपोजिंग रिएक्शन आर हैपनिंग। अपोजिंग रिएक्शन होता है एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन वाले, वो तो पहले भी हो रहे होते हैं, वो इक्विलिब्रियम पे आके स्पेशली नहीं हो रहे होते। तो चार्ली बात भी गलत हो गई। डेल्टा ऑप्शन है टेम्परेचर ऑफ अपोजिंग रिएक्शन आर इक्वल। टेम्परेचर बेटा उनका इक्वल नहीं होता, अपोजिंग रिएक्शन का टेम्परेचर इक्वल नहीं हो सकता। तो सिर्फ 74 का बीटा ऑप्शन करेक्ट है, बाकी सारी इनकरेक्ट है। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है 75, ऑल ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट फॉर द केमिकल इक्विलिब्रियम एक्सेप्ट। कहते सारी बातें केमिकल इक्विलिब्रियम के लिए ठीक है सिवाय एक के। पहली चीज इट इज मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी। अच्छा जी ठीक है। दूसरी इट कैन एस्टेब्लिश फ्रॉम ईदर साइड, ये दोनों तरफ से एस्टेब्लिश हो सकता है, फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों तरफ से। चौथी ऑप्शन इट इन्वॉल्व डायनेमिक इक्विलिब्रियम। डायनेमिक होता है, डायनेमिक लफ्ज होता है कि इन कांस्टेंट मोशन के रेट ऑफ फॉरवर्ड वो भी मूव कर रहा है,
रेट ऑफ बैकवर्ड वो भी रिएक्शन मूव कर रहा है, तो दोनों चूंकि मूव कर रहे होते हैं इसलिए हम उसे डायनेमिक इक्विलिब्रियम का नाम देते हैं। तो चारी बात भी सही हो गई। डेल्टा ऑप्शन इट कैन एस्टैब्लिश इन एन ओपन सिस्टम, ये बात गलत हो गई बेटा। ओपन सिस्टम में रिएक्शन हम कर ही नहीं सकते क्योंकि वो तो सारी चीजें जो है ना वो वहां से जो रिलीज हो सकती हैं, इवेपोरेट हो सकती हैं, गैसेज हैं या वोलेटाइल लिक्विड है, तो फिर इसको हमेशा क्लोज कंटेनर में हमने परफॉर्म करना होता है। तो फिर डेल्टा ऑप्शन इनकरेक्ट हो गई, वहां पे होना चाहिए था इट कैन एस्टैब्लिश इन अ क्लोज्ड कंटेनर, क्लोज सिस्टम। तो 75 डेल्टा ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 76, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट अबाउट द फैक्टर विच अफेक्ट द रेट ऑफ रिएक्शन। कहता है कि कौन सी स्टेटमेंट ठीक है उन फैक्टर्स के बारे में जो रेट ऑफ रिएक्शन को इफेक्ट करते हैं। पहली चीज है नेचर एंड कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट, कि वो रिएक्टेंट की नेचर क्या है। पहले ग्रुप वाले बहुत ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, तो नेचर और उनकी कंसंट्रेशन ज्यादा, रेट ऑफ रिएक्शन भी ज्यादा। तो पहली बात सही है। दूसरी ऑप्शन है सरफेस एरिया ऑफ द रिएक्टेंट, जितना सरफेस एरिया ज्यादा होगा उतना रेट ऑफ रिएक्शन भी ज्यादा होगा, दूसरी बात भी सही है। तीसरी बात है टेम्परेचर ऑफ द रिएक्शन मिक्सचर, टेम्परेचर ज्यादा तो काइनेटिक एनर्जी ज्यादा, काइनेटिक एनर्जी ज्यादा तो कोलिजन ज्यादा, कोलिजन ज्यादा तो फिर इफेक्टिव कोलिजन ज्यादा यानी रेट ऑफ रिएक्शन भी ज्यादा। तो तीसरी बात भी सही हो गई। लाइट, वो रिएक्शन जो लाइट डिपेंडेंट है, लाइट की वजह से रिएक्शन कैरी ऑन होते हैं, उन सब में जो जो लाइट बढ़ाते जाएंगे रेट ऑफ रिएक्शन भी बढ़ता चला जाएगा। तो ये सारी बातें ठीक है। उसने हमसे ये पूछा है कि कौन सी बातें करेक्ट हैं, तो सारी करेक्ट है। अल्फा में लिखा है 1 ओनली, दूसरे में बीटा ऑप्शन में लिखा है 2 ओनली, चार्ली ऑप्शन में लिखा है 2 and 3 ओनली, और डेल्टा ऑप्शन में 1, 2, 3 and 4। तो डेल्टा ऑप्शन इसका आंसर है क्योंकि ये चारों स्टेटमेंट ठीक है। देखें जी क्वेश्चन नंबर 77, द चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट और प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड रेट ऑफ रिएक्शन। ये रेट ऑफ रिएक्शन की डेफिनेशन आ गई कि जो चेंज इन कंसंट्रेशन है रिएक्टेंट या प्रोडक्ट के एक यूनिट टाइम है उसको रेट ऑफ रिएक्शन कहते हैं। आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द रेट ऑफ रिएक्शन, हमने रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में गलत स्टेटमेंट बतानी है। पहली चीज है मैथमेटिकली इट इज शोन बाय डेल्टा सी बाय डेल्टा टी, ठीक है। दूसरी ऑप्शन इट कैन डिटरमिन ओनली बाय फिजिकल मेथड, बेटा इसको रेट ऑफ रिएक्शन को आप केमिकल मेथड से भी कैलकुलेट कर सकते हैं और फिजिकल मेथड से भी कैलकुलेट कर सकते हैं, तो बीटा बात गलत हो गई। तीसरा इट इज वेरिएबल पैरामीटर, ये हर वक्त चेंज होने वाली चीज है, जो जो रिएक्शन चलता जाता है जो ना ये रेट ऑफ रिएक्शन कम होता चला जाता है, तो तीसरी बात भी सही हो गई। डेल्टा ऑप्शन है इट्स यूनिट इज मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब पर सेकंड, चौथी बात भी सही होगी। तो अल्फा चार्ली डेल्टा ठीक है, बीटा ऑप्शन गलत है जी। जी बेटा क्वेश्चन नंबर 78, द रेट ऑफ रिएक्शन अप्रोक्सीमेटली डबल्स फॉर एवरी 10 डिग्री, हर 10 डिग्री पे तकरीबन रेट ऑफ रिएक्शन डबल हो जाता है, ठीक है। इफ केमिकल रिएक्शन इज एट 30 डिग्री, अगर केमिकल रिएक्शन का टेम्परेचर 30 डिग्री कर दिया जाए, हाउ मच टाइम्स द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन वुड इंक्रीज आफ्टर 60 डिग्री। कहते हैं अब अभी 30 डिग्री था, जब हम उसे 60 पे लेके जाएंगे, मतलब 30 से 60 पे लेके गए तो टोटल 30 डिग्री का फर्क आया, तो कितना केमिकल रिएक्शन में वो जो रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन वो कितने टाइम्स बढ़ेगा। पहली ऑप्शन है 4 टाइम्स, दूसरी ऑप्शन है 6 टाइम्स, तीसरी है 8 टाइम और चौथी है 10 टाइम। तो देखिए बेटा हर 10 डिग्री पे डबल होना है, 30 से 60 टोटल 30 डिग्री का फर्क आया, तो हम हर 10 डिग्री पे डबल करते जाते हैं। 10 डिग्री 2 टाइम्स, 20 डिग्री 2 का जो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 4 टाइम्स हो जाएगा। 30 डिग्री मजीद 10 डिग्री टेम्परेचर बढ़ा, मजीद 2 टाइम बढ़ गया, तो 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 8 टाइम्स रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो बढ़ चुका होगा। यानी जब 30 डिग्री का फर्क आएगा तो रेट ऑफ रिएक्शन 8 टाइम्स इंक्रीज हो चुका होगा, यानी ऑप्शन बन गई चार्ली ऑप्शन। जी बेटा जी क्वेश्चन नंबर है 79, ऑल ऑफ द फॉलोइंग मेथड आर यूज्ड टू डिटरमिन द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एक्सेप्ट। कहते हैं सारी चीजें ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को मेजर करने के लिए हैं सिवाय एक के। पहली ऑप्शन है हाफ लाइफ मेथड, ठीक है, हम इसे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट करते हैं। दूसरी है मेथड ऑफ लार्ज एक्सेस, हम एक रिएक्टेंट को लार्ज क्वांटिटी में कंसिडर कर लेते हैं और दूसरे की मदद से हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तीसरी है हिट एंड ट्रायल मेथड, तुका मेथड, ये भी ठीक है। डेल्टा ऑप्शन है आयन इलेक्ट्रॉन मेथड, आयन इलेक्ट्रॉन मेथड बेटा इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए इस्तेमाल होता है, इसे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट नहीं होता।
तो यही बेटा इसका आंसर है 79 डेल्टा ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 80, ऑल ऑफ द फॉलोइंग फिजिकल मेथड्स आर यूज्ड टू डिटरमिन द रेट ऑफ रिएक्शन एक्सेप्ट। कहते हैं बाकी सारे फिजिकल मेथड है जो रेट ऑफ रिएक्शन मुहैया करते हैं सिवाय एक के। पहली ऑप्शन है डायलेटोमेट्रिक मेथड, इसमें बेटा वॉल्यूम चेंज होता है, वॉल्यूम चेंज की मदद से हम रेट ऑफ रिएक्शन को कैलकुलेट करते हैं कि इतना वॉल्यूम चेंज आया इतने टाइम में, चेंज इन वॉल्यूम डिवाइडेड बाय टाइम, वो रेट ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट हो जाता है। रिफ्रैक्टोमेट्रिक, इसमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज होता है, रिएक्टेंट का और प्रोडक्ट का कितना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज हुआ है डिवाइडेड बाय टाइम, वो हम उसको जो है कैलकुलेट करते हैं इसकी मदद से रेट ऑफ रिएक्शन। चार्ली ऑप्शन ऑप्टिकल रोटेशन मेथड, रिएक्टेंट पे जब लाइट फेंकी जाए तो वो लाइट को कितना रोटेट कर रहा है, और जब उसे प्रोडक्ट बने उस पर जब लाइट फेंकते हैं तो वो लाइट को कितना रोटेट करता है, कितनी रोटेशन का फर्क आया, चेंज इन थीटा, वो जो एंगल ऑफ रोटेशन है उसमें कितना चेंज आया विद रिस्पेक्ट टू टाइम, वो रेट ऑफ रिएक्शन हो जाता है। लार्ज एक्सेस मेथड डेल्टा ऑप्शन, ये बेटा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को कैलकुलेट करने के लिए होता है, ये रेट ऑफ रिएक्शन को कैलकुलेट करने के लिए नहीं होता, तो डेल्टा ऑप्शन इसका आंसर है जी। जी बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए हम बोर्ड नंबर 1 की तरफ चलते हैं। जी बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 81, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्टली रिप्रेजेंट द यूनिट ऑफ द रेट कांस्टेंट, स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट फॉर सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। तो बेटा मैंने आपको तरीका बताया था कि आपने किसी भी ऑर्डर के लिए रेट, जो हमारे पास रेट कांस्टेंट उसके यूनिट निकालने हैं, तो क्या तरीका है, यूनिट ऑफ के निकालने के लिए कंसंट्रेशन पावर 1 माइनस एन, एन जो है वो ऑर्डर है पर सेकंड। अब सेकंड ऑर्डर की बात की गई है, एन की जगह पे 2 आ गया, 1 माइनस 2 कंसंट्रेशन की पावर पर सेकंड वैसे ही आ गया। अब कंसंट्रेशन होता है मोल्स पर डीएम क्यूब, 1 माइनस 2 आंसर आ गया -1, ये -1 जब इधर आएगा तो मोल्स की पावर -1 हो जाएगी, ये माइनस और ये माइनस दोनों आपस में मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाएगा, तो डीएम क्यूब पर मोल पर सेकंड, ये सेकंड ऑर्डर के लिए जो हमारे पास रेट कांस्टेंट के यूनिट बन गए। तो ये बेटा मैच करते हैं बीटा ऑप्शन के साथ। पहली ऑप्शन है मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब पर सेकंड, तो पहली ऑप्शन जो है ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट के यूनिट बनते हैं। जो दूसरी ऑप्शन है पर मोल डेसीमीटर क्यूब पर सेकंड, ये बेटा हमारा आंसर है जो हमारे इस जो उसे आंसर से मैच कर रहा है। चार्ली ऑप्शन जो है पर सेकंड, ये फर्स्ट ऑर्डर जो है ना वो हमारे पास रिएक्शन होता है जिसके लिए रेट कांस्टेंट का यूनिट ये बनता है, और ये मोल्स की पावर -2 डेसीमीटर क्यूब की पावर डेसीमीटर की पावर 6 और पर सेकंड ये जो है ना वो थर्ड ऑर्डर के लिए यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट है। तो ये सारे ऑर्डर हमारे पास आ गए। उसने हमसे सेकंड ऑर्डर पूछा था, बीटा ऑप्शन बेटा इसका आंसर है जी। क्वेश्चन नंबर 82, मार्क द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द एसिड एंड बेसिस। एसिड और बेस के बारे में कहता है, जो गलत बात है वो आप मेंशन करें, इनकरेक्ट जो है ना स्टेटमेंट बताएं। पहला है ऑल द ऑर्गेनिक एसिड्स आर वीक एसिड एक्सेप्ट सल्फोनिक एसिड्स, कि जितने ऑर्गेनिक एसिड हैं क्योंकि उनकी Ka की वैल्यू 10 की पावर -5 की रेंज में होती है तो दे आर वीक एसिड एक्सेप्ट सल्फोनिक एसिड। सल्फोनिक एसिड जो बेंजीन सल्फोनिक एसिड है जैसे उनकी K वैल्यू ज्यादा होती है, तो कहता है उनके अलावा बाकी ऑर्गेनिक एसिड ज्यादातर वीक एसिड होते हैं। ठीक है पहली बात। दूसरी ऑप्शन है ऑक्साइड ऑफ वन ग्रुप्स आर स्ट्रॉन्ग बेसिस, जो पहले ग्रुप के ऑक्साइड्स हैं वो स्ट्रॉन्ग बेसिस होती हैं, जब आप उनको वाटर में डालते हैं वो स्ट्रॉन्ग बेस बनाते हैं। पूरे प्रोडक्ट की निस्बत पहले ग्रुप के जो बेसिस हैं वो सबसे स्ट्रॉन्ग होती हैं, तो दूसरी बात भी सही हो गई। चार्ली ऑप्शन है ऑल द मिनरल एसिड H2SO4 HNO3 आर स्ट्रॉन्ग एसिड एक्सेप्ट HCl। HCl बेटा H2SO4 और HNO3 से भी ज्यादा स्ट्रॉन्गर एसिड है, तो चार्ली बात यहां पे गलत हो गई, क्योंकि वो यहां पे जो स्टेटमेंट मेंशन कर रहा है वो ये कह रहा है कि HCl वीक है और H2SO4 HNO3 ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो HCl में बोल रहा हूं कि H2SO4 और HNO3 से भी ज्यादा स्ट्रॉन्गर एसिड है, क्योंकि इसकी Ka वैल्यू H2SO4 और HNO3 से ज्यादा है, तो चार्ली बात गलत हो गई। डेल्टा ऑप्शन है बेसिक कैरेक्टर ऑफ ऑक्साइड्स डिक्रीजेस अलोंग द पीरियड। जो आप पीरियड में आगे बढ़ते हैं, इसको मैं यहां पे लिखता हूं, मेंशन करता हूं कि जी ये आपके पास है सोडियम, फिर मैग्नीशियम, फिर एल्यूमिनियम और फिर सिलिकॉन, उसके बाद आगे फास्फोरस। तो देखें इसका ऑक्साइड है, मैग्नीशियम ऑक्साइड है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड है, सिलिका है, P2O5 है। तो जो बेटा आप पीरियड में आगे बढ़ रहे हैं बेसिक कैरेक्टर कम होता जा रहा है। ये वाला ऑक्साइड एसिडिक है, ये वाला एम्फोटेरिक है, ये भी एसिडिक है, ये दोनों बेसिक है।
तो शुरू में बेसिक, फिर एम्फोटेरिक, फिर एसिडिक, फिर एसिडिक। तो ऑक्साइड्स का बेसिक कैरेक्टर कम हो रहा है, एसिडिक कैरेक्टर ज्यादा हो रहा। तो यहां जो डेल्टा बात लिखी है, बेसिक कैरेक्टर ऑफ ऑक्साइड डिक्रीजेस अलोंग द पीरियड, बिल्कुल ठीक है। तो 82 की बाकी सारी बातें अल्फा बीटा डेल्टा ठीक है, चार्ली ऑप्शन इनकरेक्ट हो गई। क्वेश्चन नंबर 83, अ सब्सटेंस दैट इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन इज कॉल्ड कैटलिस्ट। कैटलिस्ट की डेफिनेशन आ गई। एंड द प्रोसेस ऑफ इंक्रीज ऑफ द रेट ऑफ रिएक्शन इज कॉल्ड कैटालिसिस। और जिस प्रोसेस में कैटलिस्ट यूज होता है उसे कैटालिसिस कहा जाता है। When the catalyst and reactants are in the different phase, जब catalyst और reactant are in the different, उनका physical state different हो, then it is called as heterogeneous catalysis। तो वो heterogeneous catalysis कहलाता है, ठीक है। All of the following are example of the heterogeneous catalysis except, कहता है सारी एग्जाम्पल heterogeneous catalysis की हैं सिवाय एक के। पहली ऑप्शन देखिए बेटा, पहली ऑप्शन है 2SO2 + O2 goes to 2SO3 और NO लिखा हुआ है। ये बेटा लेड चैम्बर प्रोसेस है जिसमें सल्फर ट्राइऑक्साइड बनाई जाती थी NO गैस कैटलिस्ट की मौजूदगी में। तो बेटा इसमें जो रिएक्टेंट है सल्फर डाइऑक्साइड वो भी गैस, ऑक्सीजन भी गैस और कैटलिस्ट भी गैस। ये सबसे पहले जाबिर बिन हयान ने लेड चैम्बर प्रोसेस के जरिए H2SO4 बनाया था, जिसमें H2SO4 के बनने की जो परसेंटेज हमारे पास है, जो यील्ड आती है, वो 78% होती है। ये होमोजीनियस कैटालिसिस की एग्जांपल है। दूसरी ऑप्शन वेजिटेबल ऑयल प्लस हाइड्रोजन। वेजिटेबल ऑयल बेटा लिक्विड है, हाइड्रोजन जो है वो गैस है और निकल सॉलिड है। तो फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट और कैटालिस्ट सेम नहीं है, इसलिए हेटेरोजीनियस कैटालिसिस हो गई, बिल्कुल ठीक है। चार्ली ऑप्शन है इथीन प्लस हाइड्रोजन, निकल की मौजूदगी में इथेन बन रहा है। इथीन और हाइड्रोजन गैसेज है, निकल सॉलिड है, ये भी हेटेरोजीनियस कैटालिसिस की एग्जांपल हो गई। डेल्टा ऑप्शन है NH3 और ऑक्सीजन प्लैटिनम की मौजूदगी में NO प्लस वाटर बन रहा है। तो अमोनिया और ऑक्सीजन दोनों गैसेज है और कैटलिस्ट सॉलिड है, ये भी हेटेरोजीनियस कैटालिसिस की एग्जांपल हो गई। तो बीटा चार्ली डेल्टा ये तो हेटेरोजीनियस कैटालिसिस हो गई, लेकिन जो अल्फा है वो होमोजीनियस कैटालिसिस की एग्जांपल है। और सवाल में उसने यही पूछा था कि सारी एग्जांपल्स हेटेरोजीनियस के सिवाय एक के, तो अल्फा बेटा इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 84, the half life of an order of reaction is inversely proportional to the initial concentration raised to the power 1 less than order of reaction, mathematically it is shown as। ये बेटा इक्वेशन दी हुई है उसने, for which of the following order of the reaction the half life of an order of the reaction is independent of initial concentration। कहता है किस ऑर्डर के लिए जो हाफ लाइफ है वो इनिशियल कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करती। ये इक्वेशन बेटा उसने दी है, n इज द ऑर्डर, n ऑर्डर है, n की जगह पे अगर मैं 1 लिखूं, 1 आ गया, इधर A1 इनिशियल कंसंट्रेशन है, n की जगह 1 आया, 1 - 1 0 हो गया। तो जब ये A1 की पावर 0 हो गई तो किसी भी चीज की पावर 0 मींस 1, वो खत्म हो गया। तो हाफ लाइफ किसी चीज पे डिपेंड नहीं कर रहा, इनिशियल कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं कर रहा। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए जो हाफ लाइफ है वो इनिशियल कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता, इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन इसको बोला जाता है। तो जीरो ऑर्डर जो पहली ऑप्शन है उसमें अगर मैं यहां पे n की जगह पे 0 पुट करूं तो हाफ लाइफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगी इनिशियल कंसंट्रेशन के। इसी तरह सेकंड ऑर्डर या थर्ड ऑर्डर के लिए हाफ लाइफ जो है वो इनिशियल कंसंट्रेशन के साथ इनवर्स रिलेशन में रहेगा, सिर्फ फर्स्ट ऑर्डर में ये इनिशियल कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करेगा। तो इसका आंसर बन गया बीटा ऑप्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। क्वेश्चन नंबर 85, लास्ट क्वेश्चन है बेटा, द मैथमेटिकल रिलेशनशिप बिटवीन Kp एंड Kc इज Kp is equal to Kc RT की पावर डेल्टा n। आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट अबव रिलेशनशिप। कहते हैं इनके बारे में हमने गलत स्टेटमेंट बतानी है। तो पहली ऑप्शन है इफ डेल्टा n इज 0, अगर डेल्टा n 0 हो जाए तो Kp और Kc बराबर हो जाते हैं, पहली ऑप्शन ठीक है। इफ डेल्टा n इज ग्रेटर देन 0, यानी डेल्टा n पॉजिटिव वैल्यू आ जाए तो बेटा Kp ग्रेटर देन हो जाता है Kc से, दूसरी बात भी ठीक है। इफ डेल्टा n इज लेस देन 0, चार्ली ऑप्शन, Kp इज लेस देन Kc हो जाएगा, ये भी बात ठीक हो गई। तो डेल्टा ऑप्शन, इफ डेल्टा n इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, Kc इज ग्रेटर देन Kp। बेटा ये दो बातें उसने इकट्ठी कर दी हैं, अगर डेल्टा n ग्रेटर देन 0 हो तो Kp इज ग्रेटर देन Kc होता है, और अगर डेल्टा n इक्वल टू 0 हो तो Kp और Kc बराबर होते हैं। तो फिर डेल्टा ऑप्शन जो है वो मैच नहीं कर रही, ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। तो 85 का डेल्टा ऑप्शन। ये था बेटा आज का टेस्ट, उम्मीद है कि आपको ये सारी बातें समझ आ गई होंगी। नेक्स्ट टेस्ट तक के लिए अल्लाह हाफिज।